आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपरेटस जो इनकी डिस्कवरी में यूज़ होगा उसको पढ़ते हैं। अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड। अब इसमें एक ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर एक डिस्चार्ज गैस होगी और उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट होंगे। उनमें से एक जो होगा कैथोड होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा जो होगा वो एनोड होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। द ट्यूब इज़ फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। अब जो ट्यूब है उसको हम फिल कर देंगे गैस से, एयर से, या फिर जो वेपर्स होंगे उसी सब्सटेंस के उससे। और जो प्रेशर होगा उसमें जो हमें चाहिए, जिस प्रेशर पे हमें वो कैथोड रेज चाहिए उसका वही प्रेशर रखेंगे। मतलब डिज़ायर्ड प्रेशर मतलब जो हमारी मर्ज़ी का प्रेशर होगा उस पे। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू हाई सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। जो अब इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड, उनको हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे आपस में, और जो वोल्टेज होगी वो डिपेंड करेगी ट्यूब की लेंथ पे, और उस ट्यूब में जो प्रेशर होगा वो वोल्टेज इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। द ट्यूब इज़ अटैच्ड टू अ वैक्यूम पम्प बाय मीन्स ऑफ स्मॉल साइड ट्यूब सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बी स्टडीड एट वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। अब साइड वैक्यूम पंप होगा जिसकी वजह से हम प्रेशर जो है वो लो करते जाएंगे और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टडी करेंगे। अब हम इसकी बढ़ते हैं वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट। अब ये देखा गया है कि चाहे आप वोल्टेज कितनी भी बढ़ा दो, अगर उसमें प्रेशर जो है वो कम नहीं है, मतलब नॉर्मल कोई प्रेशर है, तो उसमें से करंट नहीं गुजर सकता। तो ये लाजमी है कि आप उस पर प्रेशर जो है कम करें। When the pressure inside the tube is reduced and high voltage of 5000 to 10,000 volt is applied, then an electric discharge takes place through the gas producing uniform glow inside the tube. अब जब हमने प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया है और वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट के दरमियान है, तब जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो टेक प्लेस करेगा और जो है ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा होगा इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, जो कि प्रेशर कम करने पे हुआ है। When the pressure is reduced further to about 0.01 torr, तो original glow disappear। अब एक प्रेशर पे उसने ग्लो प्रोड्यूस किया, जब हम प्रेशर उससे भी और कम कर देंगे तो वो जो ग्लो पैदा हुआ था तो वो डिसअपेयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जब ये ख़त्म होगा, some rays are produced which create fluorescence on the glass wall opposite to the cathode। अब जब ये ग्लो ख़त्म होगा तो इस ग्लो ख़त्म होने की वजह से एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा ग्लास वॉल पे ही, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी, अपोजिट टू द कैथोड होगा। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं, इस वजह से हम उनको कैथोड रेज भी कहते हैं। द कलर ऑफ ग्लो और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ग्लास। अब जिस मटेरियल से मिलकर ग्लास बना है, फ्लोरेसेंस उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसका कलर जो है वो जो ग्लो का कलर होगा वो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा जिस मटेरियल से बन के वो डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास बना है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो पहली है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब, अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज पे उसका क्या असर होता है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड
ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। In 1895, J. Perrin showed that when the cathode rays passed between the poles of the magnet, the path of negatively charged particles was curved downward to the point 2 by magnetic field. अब जब पहले हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जो आ रहे थे कैथोड रेज वो पॉइंट 2 पे मतलब नीचे डाउनवर्ड मूव कर गए मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन की वजह से। फिर बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ इन 1897, जे थॉमसन एस्टैब्लिश्ड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द कैथोड रेज पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट टू द पॉइंट 3। अब इसमें क्या है, जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो नेगेटिव चार्जेस थे वो डिफ्लेक्ट हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब पॉइंट 3 की तरफ। जब मैग्नेटिक फील्ड तब 2 की तरफ, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3 की तरफ। Thomson found that by careful controlling the charge on the plates when plates and the magnet were both around the tube, he could make the cathode rays strike the tube at point 1। अब उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड थी उनको इक्वल किया और उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैथोड रेस थी वो पॉइंट 1 पे आके हुई। He was able to cancel the effect of magnetic field by applying electric field that tend to bend the path of cathode rays in opposite direction। उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड की अप्लाई की जिसकी वजह से वो दोनों कैंसिल हो गई। ना मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हुआ और सीधा वो जो कैथोड रेज है वो पॉइंट 1 पे आके टच हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फील्ड्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस की, जो ग्लो प्रोड्यूस होता है ट्यूब में। दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जब उसने टच किया ग्लास ट्यूब को। These rays also produce fluorescence in rare earth metals or minerals। अगर ट्यूब अगर इनकी बनी हुई होती है तो इन ये भी फ्लोरेसेंस शो करेंगे। When placed in the path of these rays, alumina glows red and tin stone yellow। जैसा आपको बताया था कि ग्लास की मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो अगर एलुमिना होगा तो रेड फ्लोरेसेंस, अगर टिन स्टोन होगा तो येलो फ्लोरेसेंस। फिर है इनकी स्ट्रेट लाइन मोशन। दे कास्ट अ शैडो व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ। ओपैक कौन सा होता है, सॉलिड मतलब जिसके आर पार नज़र ना आता हो। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपैक। ओपैक वो होता है जिसके आर पार नज़र ना आता हो। तो जब ये कैथोड रेस के रास्ते में ओपैक मटेरियल आ जाता है तो ये उसका शेडो बना देती है आगे। इट प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड रेज। तो इसका मतलब ये हुआ ये परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे मूव करती हैं कैथोड रेस की स्ट्रेट लाइन में। अब देखें यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कैथोड आ रहे तो यहाँ पे शेडो शो होगा उसका। मटेरियल पार्टिकल्स, दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। दिस शोज दैट दीज रे पोजेस मोमेंटम। अब अगर इसके रास्ते में कोई पेडल रख दिया जाए तो जब ये रेस जो गुजरती हैं तो वो उसको मूव करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो रेस है उनके पास मोमेंटम है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो किसी चीज़ को मूव रोटेट करवा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास मैस भी है, वेलोसिटी भी है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=mv, मतलब उन रेस के पास मैस भी है, वेलोसिटी भी है, जिसकी वजह से अगर कोई पेडल उनके रास्ते में आ जाए तो वो उसको रोटेट करवाती हैं। It also concluded that the experiment these are not rays but material particles having definite mass and velocity। अब अगर इनका मोमेंटम है तो जाहिर बात है इनका मैस भी है, वेलोसिटी भी है। अगर इनका मैस है तो वो रेस नहीं है, वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब देखिए पेडल की मूवमेंट हुई तो वो मटेरियल पार्टिकल्स है। फिर आती है प्रॉपर्टी एक्स-रे प्रोडक्शन। Cathode rays can produce X-rays when they strike an anode, particularly with large atomic mass।
जब ये कैथोड रेस एनोड के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो ये एक्स रेस देती है, और ज़्यादातर एक्स रेस तब देती हैं जब एनोड का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एफिशिएंट एक्स रेस प्रोड्यूस होंगी। फिर है हीटिंग इफेक्ट। दीज रेस कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन अ मैटर। अब किसी सब्सटेंस पे जब ये गिरती हैं तो वो उसको गर्म कर देती हैं, अपनी एनर्जी उसको देती है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाता है। व्हेन कैथोड इज फ्रॉम अ कनकेव कैथोड फोकस्ड ऑन प्लेटिनियम फॉयल इट बिगिंस टू ग्लो, और हीट होने की वजह से वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं आयनाइजेशन। दे कैन आयनाइज गैस थ्रू विच दे पास। आयनाइज मतलब उनमें से या इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है या प्रोटॉन निकाल देती है, उनको आयन में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये रेस जो है वो दूसरी गैसेस को आयोनाइज करती हैं। फिर है पेनिट्रेशन। दे कैन पास थ्रू अ थिन मेटल फॉयल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल। पेनिट्रेट होती हैं किसी भी चीज़ में, तो मतलब ये पेनिट्रेशन कॉज करती हैं। रिड्यूसिंग इफेक्ट। दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये भी नेगेटिव चार्जेस है तो ये रिड्यूस करती हैं, इसलिए केमिकल चेंज भी कर सकती हैं। द नेचर ऑफ कैथोड इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल और द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड के मटेरियल और गैस पे डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज। फिर है EM वैल्यू, मतलब चार्ज टू मास वैल्यू। द EM वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शो दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका चार्ज और मास इनका इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो ये बात साबित होती है कि कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है? J.J. Thomson concluded from his experiment that cathode rays consist of stream of negatively charged particles। मतलब ये कि जो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है उनमें स्ट्रीम होती है किसकी? नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होती है उनकी स्ट्रीम होती है इन कैथोड रेस में। स्टोरी नेम दिस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। स्टोनी ने उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। थॉमसन ऑल्सो डिटरमाइंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही फाउंड दैट the EM value remained the same no matter which gas was used in the discharge tube. He concluded that electrons are fundamental particle of matter। अब उसने क्या किया, जो EM वैल्यू है उसने वो कैलकुलेट की उन कैथोड रेस की, तो वो इक्वल निकली इलेक्ट्रॉन्स के। और चाहे ट्यूब में आप कोई भी गैस यूज़ करो, उनका जो EM वैल्यू थी वो चेंज नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि आप वो कैथोड रेस असल में इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उनका मास और चार्ज जो है वो सेम रहता था, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल था। तो वो मतलब कैथोड रेस भी इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर कहा गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।